होते हैं। तो जब कॉमन एंसेस्टर से पॉपुलेशन बढ़ती है तो रैंडमली आपको पता है कि इनमें वेरिएशन आती है। अब हर वेरिएशन को वो अपने एनवायरनमेंट में सूटेबल पाता है। जैसे लिजर्ड में जब एक दिन पैर में उसके जो है चिपकने जैसे फीचर आ गए तो वो घास के मैदान में चलेगी तो उतना बढ़िया नहीं रहेगा, लेकिन अगर वहाँ कोई खड़ी चट्टानें हैं तो उस पर वो बढ़िया है। बेहतर क्या है, उसका प्रीडेटर उस खड़ी चट्टानों पे जा नहीं सकता, वो आराम से वहाँ रहेगी। ठीक है, उसकी साइज छोटी है तो वो उस फार्म में रह सकती है। क्रोकोडाइल में अलग फीचर आया, वो अपना पानी में चला गया। तो इसी बात को हम बोलते हैं, इस बात को अगर इसकी साइज को आप बड़ा कर लें, इस एक कॉन्टिनेंट की साइज, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे बहुत सारे हैबिटेट हैं। ऐसा थोड़े है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे, अब अगर आप देखो तो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, वहाँ पे अच्छे खासे बीच हैं। सिडनी के बीच आपने मूवी में देखे होंगे, है ना। और जो इनलैंड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर की तरफ है वो ड्राई है, डेजर्ट है ना। तो कुछ जगह बड़े बड़े पहाड़ियाँ हैं, कुछ प्लेटेऊ का रीजन है ना। कुछ जगह बड़ी बड़ी वहाँ पे नदियाँ, मरे डार्लिंग नदियाँ हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इस वजह से अब देखो कि जब कोई भी एक कॉमन एंसेस्टर वहाँ जाएगा, जैसे मार्सुपियल को भेजा गया तो मार्सुपियल ने वहाँ पे अपने सारे जो उनके ब्रांचिंग डिसेंट हुए उनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ। जैसे ये देखो, इन एक एक एनिमल को देखो, जैसे कोला देखो ये पेड़ पे है, ठीक है। जैसे यहाँ मंकी होते हैं तो यहाँ मंकी ना होके वही रोल कोला प्ले करता है, तो वो पेड़ों पे रहता है, अपने प्रीडेटर से बच के पत्तियाँ उत्तियाँ खाता है। मार्सुपियल मोल छछुंदर होती है, छोटी मोल का मतलब छछुंदर होता है। तो ये कहाँ रहेगी, ये रात को निकलती है, छछुंदर नॉकटर्नल होती है और बरों में रहती है। सुगर ग्लाइडर्स कहाँ रहते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उछलते हैं। टस्मानियन वुल्फ क्या है, ये प्रीडेटर है। टाइगर कैट जो है ये छोटा प्रीडेटर है। बैंडेड एंटीटर क्या है, अब वहाँ दूसरे भी तो खाने के सोर्स होंगे, तो ये एंड को खाने के लिए अब इसके माउथ उसी तरीके से डिजाइन हो गए कि ये चींटियों को खा पाए। मार्सुपियल रैट क्या है, जैसा रैट हमारे यहाँ होता है, ओमनीवोर्स हैं। कंगारू क्या है, ये बड़ा हर्बीवोर्स, जैसे हमारे यहाँ हिरन होते वैसे। वॉम्बैट क्या है, वॉम्बैट भी एक हर्बीवोर्स है उसी तरीके से। तो ये अलग अलग हैबिटेट के हिसाब से, कोई घास के मैदान में था, कोई घने जंगलों में था। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे हैबिटेट थे, तो हर डायरेक्शन में इनका एडाप्टिव रेडिएशन हुआ। यानी एडाप्टिव रेडिएशन का मीनिंग ये हुआ कि एक कॉमन एंसेस्टर ने डिफरेंट जियोग्राफी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया, उनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ, ठीक है। देखो यहाँ लिखा ना, दिस प्रोसेस, देखो मैं दिखाता हूँ आपको क्या बुक में क्या लिख रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, कॉमन एंसेस्टर, एंड लिटरली रेडिएटिंग टू द अदर एरिया ऑफ द जियोग्राफी हैबिटेट कॉल्ड एडाप्टिव रेडिएशन। जैसे डार्विन ने देखा था तो वहाँ एडाप्टिव रेडिएशन कैसे हुआ था, एक चिड़िया थी और आइसलैंड थी। आइसलैंड का मतलब वो अलग अलग फ्रेगमेंटेड हैबिटेट थे, तो हर आइसलैंड में अपना अलग फ्लोरा और फौना था, तो वहाँ पे रिसोर्स अलग अलग थे। तो उसके हिसाब से जो डार्विन की फिंचेस थी उनका एडाप्टेशन हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ। कोई इंसेक्टिवोरस थी, कोई ग्रेमनीवोरस थी, मतलब कोई इंसेक्ट खाती थी, कोई दाने खाती थी, कोई कैक्टस खाती थी, अलग अलग। इवन अभी तो एक वैम्पायर फिंचेज भी है। वैम्पायर का मतलब वो जो बर्ड होती है उनका खून पीती है, मैंने डिस्कवरी में देखा था। कभी कभी आप डिस्कवरी चैनल को देखा करो, उसमें कुछ और नहीं दिखाते हैं, एवोल्यूशन ही दिखाते हैं, एवोल्यूशन और इकोलॉजी, बस यही आता है डिस्कवरी चैनल पे। अगर आप शो को देख रहे हो और अगर आपको मीनिंग समझ आ रही है तो इसका मतलब आपको बायोलॉजी आने लगी है। अगर आपको नहीं समझ आ रही है, अगर आपको इतना ही समझ आ रहा है, देखो देखो जेब्रा पानी पी रहा है, देखो जेब्रा भाग रहा है, देखो शेर दौड़ रहा है, तब आपको बायोलॉजी नहीं आती। जेब्रा पानी पी रहा है तो शेर उसे क्यों जो है दौड़ा रहा है, क्योंकि शेर इज प्रीडेटर, जो लायन है वो प्रीडेटर है, टॉप कार्निवोर है,
वो जेब्रा को भी मार सकता है, जिराफ को भी मार सकता है। और उसके नेचर को आप देखिए कि वो दोनों घास के मैदानों में रहते हैं, लेकिन दोनों एक ही हैबिटेट में अलग अलग नेचर को फॉलो करते हैं। जैसे जेब्रा घास खाने के लिए एडॉप्टेड हुआ और शेर जो है मांस खाने के लिए एडॉप्टेड हुआ। तो इस बात को समझिए कि वहाँ पे भी एक कॉमन पॉइंट से डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस हुए हैं, क्योंकि जो लायन है और जो जेब्रा है ये दोनों क्या है, मैमल है। तो जाहिर सी बात है कभी इनका एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा और कॉमन एंसेस्टर से बहुत सारे ब्रांचिंग इस तरीके से ब्रांच बने होंगे और उस ब्रांच का अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेरिएशन का अलग अलग हैबिटेट में नेचुरल सिलेक्शन का मतलब उनका एडाप्टेशन हुआ होगा, जेनेटिक एडाप्टेशन, जिससे आज की डाइवर्सिटी क्रिएट हुई है और आपको इतने डिफरेंट फॉर्म की डाइवर्सिटी मिलती है। मेरे ख्याल से अब आपको कुछ कुछ पकड़ में आने लगा होगा। 1 मिनट प्लीज। मेरे ख्याल से अब आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा कि एडाप्टिव रेडिएशन क्या मतलब है, इसमें कॉमन एंसेस्ट्री का क्या मतलब है, ब्रांचिंग डिसेंट का क्या मतलब है, ब्रांचिंग कैसे होती है। ब्रांचिंग का मेन मकसद है कि ये वेरिएशन से आए, और ये वेरिएशन कैसे आती है, तो आपने जेनेटिक्स पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि उसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन भी होता है, उसमें लिंकेज और लिंकेज का ब्रेकेज यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी गेमेटोजेनेसिस और गेमेटिक फ्यूजन भी होता है। और ये चीज़ें बहुत सारे कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करते हैं, रिकॉम्बिनेशन उसे सीधे कह दे, रिकॉम्बिनेशन। और उन रिकॉम्बिनेशन से जो फीचर किसी भी एनिमल पर्टिकुलर में आ रहे हैं, अगर उसके हैबिटेट में उसकी रिक्वायरमेंट है तो उस डायरेक्शन में उसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ और वो परमानेंटली अडॉप्टेड हो गया उस पर्टिकुलर के लिए। अब ये अगर एक जियोग्राफी से रिलेटेड है, जैसे कि ये जो एडाप्टेशन है ये एक जियोग्राफी से रिलेटेड है, तो इसको हम बोलने लगते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन। अगर ये जियोग्राफी से रिलेटेड न होके हम एक जनरलाइज बात कर रहे हों तो इसी को हम डाइवर्जेंट बोलते हैं, कि एक कॉमन पॉइंट से हर पॉसिबल डायरेक्शन में। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ से कितने एरो निकले, ये ज़्यादा भी निकल सकते हैं, कम भी। जैसे एम्फीबियन का जो कॉमन एंसेस्टर है, तो एम्फीबियन के आज जो एम्फीबियन की डाइवर्सिटी है, तो आप देखना इस चीज़ को मैं बताऊं। जैसे देखो, आप ये चैप्टर खोल लो, एक बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर है आपके इकोलॉजी में। यहाँ पे देखो आपको पाई चार्ट मेंशन है, ठीक है, ये है पेज नंबर 260। यहाँ पे देख लो आप कि यहाँ पे फिश ज़्यादा हैं, ठीक है, मैं समझाऊँ इस बात को। देखो फिश की वैरायटी ज़्यादा है, मैमल्स से ज़्यादा बर्ड हैं, रेप्टाइल और बर्ड लगभग बराबर है, एम्फीबियन और मैमल बराबर है, एम्फीबियन एक छोटा ग्रुप है। तो ऐसा क्या है कि फिश ज़्यादा है। फिश किस हैबिटेट में रहता है, पानी में। तो अर्थ पे पानी ज़्यादा है कि ज़मीन ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, 70% ज़मीन पे भी पानी है। और पानी की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। पानी की वैरायटी का मतलब ये होता है, सब H2O ही है, उसकी क्वालिटी। जैसे गर्म समुद्रों का पानी, ठंडे समुद्रों का पानी, हाई सैलिनिटी का पानी, लो सैलिनिटी का पानी, मीठा पानी, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, तो हर के लिए अलग टाइप की फ़िश है ना। बट जहाँ पानी है वहाँ मछली है। आप देख लो, कश्मीर में भी मछली है, केरला में भी मछली है, बंगाल में भी मछली है, गुजरात और राजस्थान में भी मछली होती है। इंडियन ओशियन में है, अटलांटिक ओशियन में है, पैसिफिक में है, आर्कटिक में है, अंटार्कटिका में है, हर जगह है। लेक बैकाल में भी फिशेज है। तो जहाँ जहाँ पानी था वहाँ वहाँ मछलियों की अलग अलग वैरायटी आई। तो हैबिटेट डिसाइड कर रहा है ना कि वहाँ कितनी स्पीसीज आएगी, हैबिटेट के अंदर कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, कितना रिसोर्स है, उस रिसोर्स के हिसाब से चीज़ें आएंगी। अगर कहीं पे हैबिटेट में कम रिसोर्स होगा तो वहाँ भी ब्रांचिंग डिसेंट होगा, बट ये ब्रांच कम होंगे।
जैसे एम्फीबियन क्यों कम हुए? क्योंकि आज अर्थ पे एम्फीबियन माहौल बहुत कम है। आज आप एक पढ़ेंगे रमसार साइट्स, जो वेटलैंड होते हैं, जो मार्शी लैंड होते हैं, उनकी एरिया बहुत कम हो गई, उनको रमसार साइट बोला जाता है। तो वो बहुत कम है। जैसे सुंदरबन डेल्टा है ना, जैसे चिल्का लेक है, तो इनको वेटलैंड बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे वेटलैंड होते हैं जिनमें आप दूर तक दलदलों को देखते हैं। तो पहले अर्थ में कार्बोनीफेरस पीरियड में तो ये हजारों किलोमीटर में फैले थे, बट अब तो कुछ किलोमीटर के भी नहीं मिलने वाले। तो जब हैबिटेट ही नहीं है तो एम्फीबियन कहाँ से होगा? एम्फीबियन कम हो गया। तो आज की डेट में एम्फीबियन इसी वजह से कम है क्योंकि एम्फीबियन हैबिटेट कम है। इसी चीज़ को आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में पढ़ेंगे ना कि बायोडाइवर्सिटी का एक मेन कम होने की वजह है हैबिटेट लॉस। टाइगर क्यों कम है? क्योंकि टाइगर को रहने की जगह कम हो गई ना। हैबिटेट लॉस इज टाइगर लॉस। समझे मेरी बात? हैबिटेट लॉस हुआ तो रिस्पॉन्सिबल है टाइगर लॉस के लिए। नेक्स्ट वन जो आपको बोला कि मेरे ख्याल से अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ब्रांचिंग डिसेंट क्यों बन रहा है और कितनी ब्रांच बनेगी। ये डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में ये बन तो इससे ज़्यादा गई होंगी, लेकिन जो मैच नहीं करता रहा होगा, ये तो पहले आता ना वेरिएशन, ये तो आता रहता है, लेकिन उसी में जिसका वेरिएशन उसके माहौल से मैच कर गया वो वाला वहाँ सेट हो गया, आज आप देखते हो। और जो नहीं मैच हुआ वो इंस्टिंक्ट हो गए, वो ख़त्म हो गए, ठीक है, वो नहीं बचे। तो जब किसी भी माहौल में आप जाओगे तो अर्थ पे ऐसा है ना कि अलग अलग हैबिटेट में, जैसे अगर आप अफ्रीका जाओ तो आपको कई वैरायटी के हर्बीवोर्स, कई वैरायटी कार्निवोर्स मिलते हैं। वजह वहाँ घास के मैदानों में इतनी घास है, उसको खाने के लिए इतनी वो है कि बहुत सारे वैरायटी के हर्बीवोर्स हैं और हर्बीवोर्स को खाने के लिए कार्निवोर्स है। मैदान इतने कि घास की बहुत सारी वैरायटी है। वही यूरोप में जाओगे तो घास की वैरायटी कम है, घास को खाने वाले कम है, और घास को खाने वाले मतलब हर्बीवोर को खाने वाले प्रेडेटर कम है। समझे? कोई भी आपको टाइगर, कोई भी लेपर्ड, ये सब आपको यूरोप में नहीं मिलता है। यूरोप में सिर्फ वुल्फ हैं, भेड़िए हैं, ठीक है। हमारे यहाँ वुल्फ तो बहुत छोटा खिलाड़ी है, उससे बड़े बड़े खिलाड़ी थे हमारे पास। टाइगर था, लायन था, लेपर्ड था, चीता था, हाइना थे, बहुत सारे थे, जैकल था। सब लोग खा रहे थे। कैसे खा रहे थे? क्योंकि हैबिटेट बहुत रिच था, इस वजह से उस रिच हैबिटेट में बहुत सारा चीज़ हो सकता था। अब जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, इसमें हम बोलते हैं एक कॉमन पॉइंट से चारों तरफ वो रेडिएट हो रहा है। तो जो ये कॉमन एंसेस्टर है उससे ही सब लोग निकले हैं। जैसे एक मैमल है और मैमल से ही मैमल की सारी वैरायटी बनी है। तो आज मैमल की बहुत सारी वैरायटी है ना। अभी जितने मैंने नाम लिए थे ये सब भी मैमल हैं और ये सब कार्निवोरस है। ऐसे हर्बीवोर्स के बहुत सारे वैरायटी है, ओमनीवोर्स के बहुत सारे वैरायटी है। तो सारे मैमल में जो मेमोरी ग्लैंड है वो क्या होगी? होमोलॉगस ऑर्गन। इसीलिए हमें जब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखता है तो हमें होमोलॉगस ऑर्गन या होमोलॉजी भी दिखती है। अब होमोलॉजी अगर आप नहीं समझते हैं तो मैं थोड़ा एविडेंस पढ़ाऊंगा तो आपको फिर कंफर्म करूंगा। ठीक है, तो जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है उस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में आपको होमोलॉजी दिखती है। एक थोड़ा समझा देता हूँ और रुको। जैसे देखो एक एग्जाम्पल आपको बहुत मेंशन किया जाता है होमोलॉजी में। मैमल्स के डिफरेंट टाइप यहाँ मेंशन किए गए हैं। जैसे कि फेल पानी में रहती है, ठीक है। जैसे कि काऊ ज़मीन पे रहती है, घास खाती है, ठीक है। जैसे कि बैट हवा में उड़ता है, ठीक है।
और क्या मेंशन किया गया है, एक मिनट, वेल वेड, चलो जैसे कि ह्यूमन को मेंशन किया गया है, या फिर आप मंकी को रख लो, ठीक है, लायन को रख लो। अभी तो और वैरायटी है, हम इतने को रख लेते हैं। अब ये बोला जाता है कि इन सब के अगर हम फोर लिम्ब को, इन सब के अगर हम फोर लिम्ब्स को, मैमल किसका पोर्शन है? अगर आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो ये टेट्रापोडा का पार्ट है। जब आप टेट्रापोडा बनाते हैं तो 2 पेयर्स इसमें लिम्ब्स होते हैं, ठीक है। टेट्रापोडा में आपने क्या क्या चीज़ें रखी थी? टेट्रापोडा में एक मैमल हो गया, एक रेप्टाइल हो गया, ठीक है, एक इधर ही रखूं, एप्स बर्ड होती हैं, एम्फीबियन होता है, ठीक है। तो ये देखो कि सारा मैमल, ये टेट्रापोडा, इनका एक कॉमन एंसेस्टर है, सब में 2 पेयर लिम्ब्स है। लेकिन जब मैमल में आप आ गए तो सब में खास बात ये है कि सब में मेमोरी ग्लैंड्स हैं, सब में मेमोरी ग्लैंड्स होती, सब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, सब में प्लेसेंटा होता है, सब में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो उसी तरीके से इनके जितने आर्गन हैं ना, वो सब आपस में होमोलॉगस होंगे। जैसे इनके जो है, एक एग्जाम्पल आपको दिया जाता है कि अगर इनके 4 लिम्ब को ले, जैसे मान लीजिए ह्यूमन के ही 4 लिम्ब लो, तो ह्यूमन के 4 लिम्ब में क्या होता है, इस तरीके से देखो, ह्यूमन का जो 4 लिम्ब्स होता है, इसमें एक हड्डी होती है इस तरीके से ह्यूमरस, और फिर दूसरी हड्डी होती है रेडियस, अल्ना, कार्पस, इस तरीके से, ठीक है, मेटाकार्पस, इस तरीके से 5, और फैलेंजेज, ठीक है, 3-3 में इस तरीके से 5 उंगलियां। तो यही पैटर्न सबका होता है। हर किसी के अगर 4 लिम्ब को निकालोगे तो सब में ह्यूमरस होता है, रेडियो अल्ना होता है, कार्पस और मेटाकार्पस और फैलेंजेज होते हैं। अब ये सिमिलरिटी क्यों है? बात ये है कि ये तो पानी में रहता है, ये कितने अलग दिखते हैं, इनके ऑर्गन सिमिलर क्यों है? तो इसका आंसर ये कि इनका एंसेस्टर तो एक ही था, बस इस हड्डी का ये अभी भी पैटर्न वही है, बस इसका फंक्शन बदल गया। जैसे ह्यूमन है तो यहाँ मसल्स ऐसे लगी है, यहाँ मसल्स ऐसे लगी है, यहाँ इस तरीके से लगी है। तो अभी ये हैंड है तो ह्यूमन का हैंड क्या करता है? चीज़ों को पकड़ता है। अगर ये व्हेल होगा तो ये ऐसे जो है एक लंबे से देखो फ्लिपर के फार्म में होगा, तो ये क्या करेगा? तैरेगा। तो व्हेल को रहना कहाँ था? पानी में। तो उसकी वेरिएशन ये थी कि उसकी स्किन यहाँ थोड़ी चपटी थी तो वो ज़्यादा चपटी कर दी गई, चलो पानी में तैरने का काम आएगा। समझे इस बात को? इसी वजह से अब देखो जो हमें डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में मिलता है कि एक कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट इज कॉमन एंसेस्टर, और कॉमन एंसेस्टर से ये क्या है? ब्रांचिंग डिसेंट, और ब्रांचिंग डिसेंट का अलग अलग हैबिटेट में क्या हुआ है? नेचुरल सिलेक्शन। समझे इस बात को? तो इसी को हम डाइवर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में हमें ये भी मिलता है कि हर ऑर्गेनिज्म में हमें मिलेगा होमोलॉगस ऑर्गन, जब तक कि ये कॉमन एंसेस्टर से हो। अब जैसे आपके बुक में मेंशन है कि ऑक्टोपस, ये वाला एक एग्जाम्पल से मैं बता दूं तो आपको समझ में आएगा। देखो एक एग्जाम्पल आपको मेंशन किया गया है, पेंगुइन और डॉल्फिन, ठीक है, दोनों में फ्लिपर होते हैं जिससे वो तैरते हैं। अब डॉल्फिन मैमल है और पेंगुइन क्या है? पेंगुइन बर्ड है। तो बर्ड का डेवलपमेंट किया कैसे हुआ होगा? बर्ड के कॉमन एंसेस्टर। और पेंगुइन का कैसे हुआ होगा? मैमल के कॉमन एंसेस्टर।
तो मैमल के सारे ऑर्गन में होमोलॉजी होगी ना, और पेंगुइन के सारे बर्ड के सारे ऑर्गन में होमोलॉजी होगी, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि दोनों का ऑर्गन जो होमोलॉगस है, बल्कि ये ऑर्गन क्या है एनालॉगस। फिर दोनों के ऑर्गन एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि दोनों एक ही हैबिटेट के लिए हैं। जैसे मछली को भी पानी में रहना, व्हेल को भी पानी में रहना है, तो पानी में रहने की डिमांड है कि बॉडी स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, अदरवाइज पानी का रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। अब ये अलग बात है कि मछली अलग सांस लेती है और व्हेल अलग। व्हेल में मैमल है तो मैमल में सांस कैसे लिया जाता है? रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और मछली क्या है? मछली में गिल्स के थ्रू सांस ली जाती है। तो दोनों का ब्रीदिंग पैटर्न अलग है, बट दोनों का हैबिटेट एक है। तो दोनों के जो ऑर्गन है उसमें होमोलॉजी ना होके एनालॉजी है। और एनालॉजी इस वजह से है कि दोनों के एक ही हैबिटेट, जैसे हवा में उड़ना है तो इंसेक्ट ड्रैगन फ्लाई को भी उड़ना है, आपने देखा होगा ना, ड्रैगन फ्लाई हेलीकॉप्टर की तरह उड़ता है, बटरफ्लाई भी उड़ती है, यानी सारे इंसेक्ट उड़ते हैं। और उसके साथ साथ बैट उड़ता है, बर्ड उड़ती हैं। तो इन सब में उड़ने के लिए एरोडायनेमिक्स, इवन हवाई जहाज में भी देखोगे तो वही पैटर्न फॉलो है कि बॉडी को कम से कम रेजिस्टेंस हो, बॉडी को हल्का बनाओ, ये सब में है। लेकिन सब अलग अलग डायरेक्शन से वहाँ आए हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि सब अलग अलग डायरेक्शन से वहाँ आए हैं? क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी। जैसे ज़मीन पे जब सब भर गई, पानी में भर गई, तो ऑप्शन बचा हवा में उड़ लो, तो पक्षी भी उड़ लिया, इंसेक्ट भी उड़ लिया, मैमल भी उड़ लिया, समझे। ऐसे ही पानी में रहने के लिए जब ज़मीन पे कंपटीशन था तो क्रोकोडाइल भी चला गया, वो तो रेप्टाइल था। एम्फीबियन भी रहता है, फिशेज भी रहती हैं, आर्थ्रोपोडा भी रहता है, मोलस्का भी रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो सबके बॉडी के अगर पार्ट को मिलाओगे तो वो एक कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। सबकी बॉडी पानी में रहने के लिए अडॉप्टेड है, ठीक है। तो जब आप कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलेंगे तो जो ऑर्गन होंगे वो एनालॉजी होगी, वो एक जैसे फंक्शन करते होंगे। और जब आप डाइवर्जेंट को देखेंगे तो वो होमोलॉजी होगी। और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में अगर आपने जियोग्राफी स्पेसिफिक कर दी कि इस जियोग्राफी में मुझे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिख रहा है, तो उसको हम एडाप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर जियोग्राफी को आपने सेलेक्ट कर लिया और बोला कि इतनी सारी वैरायटीज कैसे बन गई, तो फिर उसका आंसर होगा कि एक कॉमन एंसेस्टर से थ्रू एडाप्टिव रेडिएशन, मैकेनिज्म ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, एक सप्लीमेंट्री लेक्चर था आपको समझाने के लिए कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एक बात इसमें और थोड़ा कंफर्म कर दूं, देखो